आज हम जानेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजकुमार के विचारों को। इनके विचार इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप समझ पाएं कि हिंदू विरोधियों का जो ये षड्यंत्र है, ये जो सो कॉल्ड दलितवादी बन के हिंदू विरोध का जो जहर बो रहे हैं लोगों के बीच में, इस जहरीली मानसिकता के लोग इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के पदों तक पहुंच गए हैं। आइए इसके विचारों को देखते हैं। क्योंकि मैं ये कहता हूं कि अत्याचार सहना हमारा इतिहास नहीं रहा है। 5000 साल पुराना इतिहास बिल्कुल भी नहीं है अत्याचार का। आपको बार बार ये कहा जाता है कि भाई पेशवाओं ने किस तरह की व्यवस्था बनाई थी, उन्होंने कोई आदेश निकाला होगा। मैंने तो आज तक कहीं नहीं पढ़ा, इतिहास की किसी किताब में नहीं पढ़ा। जब आप ये झाड़ू वाली कहानी सुनाते हैं जिसकी कोई सच्चाई नहीं है पूरे देश के अंदर, कोई बता दे अगर इस बात की सच हो। अरे कहीं नहीं थी, को आप उदाहरण बताइए, रेफरेंस बताइए। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं इस बात को कि कहीं पे भी इसका उदाहरण नहीं मिलता है। जो इतिहास हमें बार बार कहा जा रहा है कि गले में हांडी, यहाँ पे इतने बुजुर्ग लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, क्या किसी ने किसी गांव में ये देखा है? किसी ने, किसी के पूर्वजों ने देखा है? भाई ये है क्या कि एक बार उन्होंने कहा कि मुंह से पैदा हुए हैं और हमने मान लिया। बिल्कुल उसी तरह की एक मनोवैज्ञानिक रणनीति चल रही है कि अत्याचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और ये इतना सामान्य है कि हमें लगता है कि नहीं, हम तो बिल्कुल मरे गिरे हैं। अगर 3000 साल से हम बिल्कुल मरे गिरे हैं तो लानत है। वो एक बात का 1 लाख बार, 1 करोड़ बार प्रचार कर रहे हैं और फिर हमें हमारे नहीं 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 नहीं। आपको जब ये बार बार बताया जा रहा है कि आप बिल्कुल मरे हुए हैं, बिल्कुल मरे हुए हैं, बिल्कुल मरे हुए हैं, हम मरे हैं, मरे हैं, मरे हैं, उनका तो मीडिया है, बार बार हमें बताता है, 1000 बार बताता है। बुद्ध यही तो कहते हैं कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अब आपने इसकी बदमाशी देखी। इसने ये बात तो सही बता दी कि गले में हांडी और कमर पर झाड़ू का कोई इतिहास नहीं है, केवल फैलाई गई अफवाह है। लेकिन वो अफवाह किसने फैलाई, उस पर भी इसने किसको दोष दिया? सो कॉल्ड हाई कास्ट को, या मेनली कहें तो ब्राह्मणों को। और असलियत क्या इसने छुपा ली? वो ये कि इस अफवाह को फैलाया किसने था। इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है पूरी की पूरी, आप उसे देखिएगा तो और डिटेल में अच्छे से समझ में आएगा। संक्षेप में बता देता हूँ कि गले में हांडी और कमर पर झाड़ू की जो अफवाह थी वो फैलाई थी डॉक्टर अम्बेडकर ने। और उसके बाद भी जो ये एंटी हिंदू लोग हैं, जो सो कॉल्ड खुद को कभी अम्बेडकरवादी, कभी नव बौद्ध, कभी मानवतावादी, नए नए रूपों में दिखाते रहते हैं, यही लोग फैलाते आए। लेकिन उन पर कोई दोष नहीं है, सारा दोष किसका है? ब्राह्मणों का है, वही फैलवा रहे हैं। अब कह रहे हैं मीडिया इनका है, और इसलिए ये बार बार इस झूठ को फैलाते हैं। क्यों फैलाते हैं? ताकि हम डिप्रेशन में रहें और ये हम पर हुकूमत करते रहें। मीडिया वो तो आप ही के एजेंडे को ज्यादा बढ़ाती है। कोई भी खबर दिख जाती है तो उसमें दलित लगा देते हैं, जाति पता करके। तो काम इन्हीं का कर रही है सारा मीडिया। लेकिन मीडिया की स्थिति इनने क्या कर दी है? धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। इनके पीछे जितना दुम हिलाती रहेगी, ये लोग बाद में गाली उन्हीं को देंगे। तो जो चीज फैला आप ही रहे हैं, जो आप ही के गैंग के लोग जिस झूठ को फैलाते आ रहे हैं, उसका भी दोष आपने मर दिया सो कॉल्ड हाई कास्ट पे। ये इस आदमी की मक्कारी है, और ये प्रोफेसर है, पढ़ा लिखा। आगे ये क्या कहना चाहता है कि देखो, हमें कमजोर तो समझना ही नहीं चाहिए अपने आप को, और हम तो लगातार इन लोगों से लड़ने वाले लोग रहे हैं। और इसी क्रम में आगे एक और झूठ बोलेगा, अब वो सुन लीजिए। 1818 ये वही समय है जब आप ये झाड़ू वाली कहानी सुनाते हैं। कहीं पे भी इसका उदाहरण नहीं मिलता है। अगर उदाहरण मिलता है तो वो 1 जनवरी 1818 का उदाहरण मिलता है। वो उदाहरण मिलता है जब आपके 500 लोग उनके 28,000 लोगों को धूल चटा देते हैं। आप उस उदाहरण को आगे क्यों नहीं रखते हैं? अब ये जो भीमा कोरेगांव की गप हाँक रहा है, इस पर भी हमने एक वीडियो बना दिया है, उसको भी आप देख लीजिएगा और बताइएगा कि उसमें वीरता किसकी थी। अंग्रेजों का रिकॉर्ड है, अंग्रेजों की तरफ से ये लोग लड़े थे। वो कोई लड़ाई किसी एक जाति की नहीं थी, किसी और जाति से। वो लड़ाई थी पेशवाओं की अंग्रेजों से। पेशवा की सेना में भी महार सैनिक थे और अंग्रेजों की सेना में भी महार सैनिक थे, और दोनों ही सेनाओं में अन्य जातियों के भी सैनिक थे। बल्कि जो पेशवा की सेना में जो लोग थे, जो मरे ज्यादातर, वो मुसलमान लोग ज्यादा थे। लेकिन ये सारे फैक्ट खा जाएंगे। और अंग्रेजों की सेना की ओर से जिन्होंने वीरता दिखाई थी, उनमें भी सभी जाति के लोग थे, और उनकी जाति तो कभी मेंशन की भी नहीं गई थी। वो भी बाद में, इसमें भी जो गेम था वो डॉक्टर अम्बेडकर ने करा, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर के पिताजी सेना में काम करते थे अंग्रेजों की, उनके और पूर्वज भी सेना में काम करते रहे। तो अंग्रेज सरकार को ये दिखाने के लिए कि हम आपके वफादार रहे हैं, तो आप हमारी ओर ध्यान देते रहिए, इसलिए उन्होंने सारा एजेंडा रचा। तो ये भी जो पूरा इसने किस्सा सुनाया ना आपको कि 500 लोगों ने 28,000 लोगों को हरा दिया था, मार दिया था, वो इतना फर्जी है।
आप उसे एक बार वीडियो को देखिए और इतिहास की सही जानकारी करिए। लेकिन ये अपने हिसाब की गप्पे मारते हैं और उसी को सही इतिहास बताते हैं। सारे जिन लोगों ने भी आर्यन इन्वेजन थ्योरी भी बनाई थी, जो कि अब फेल हो चुकी है, उनका भी ये कहना था कि नहीं सब आर्य बाहर से आए। फिर उसके बाद के चैप्टर्स में आगे जाके महात्मा बुद्ध आते हैं, लेकिन इनकी कहानी अलग है। इनकी कहानी क्या है कि पहले से ही महात्मा बुद्ध हैं, ये देश भी बौद्ध है, फिर पता नहीं कहाँ से एकदम से बाहर से ब्राह्मण और क्षत्रिय वगैरह आ गए और उन्होंने इन्हें हरा के छोटी जात बना दिया है। अब क्या इनका लॉजिक है? अब बेवकूफ को आप क्या बहस कर लोगे, है ना? सड़क का भौंकता कुत्ता होता है, वो कुछ भी भौंकता जाए, आप उससे लॉजिकल बहस कैसे कर सकते हो? लेकिन देखिए इनकी इलॉजिकल बातों को थोड़ा सा और देख लीजिए। ये मैं अपने साथ नहीं कर रहा हूँ, बाबा साहब के साथ बता रहा हूँ आपको। जिस किताब में उन्होंने लिखा है कि भाई वो आपसे घृणा करते थे, वहीं पे दूसरा सेंटेंस ये लिखा हुआ है कि आप भी उनको पसंद नहीं करते थे, आप भी उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। अगर आप उनकी गलियों में नहीं जाते थे, आपको वहां पे जाने का अधिकार नहीं था, तो वो भी आपकी गलियों में घुस नहीं सकते थे। ये बाबा साहब की किताब में खुद अनटचेबल्स में लिखा हुआ है। क्योंकि ये दो राजाओं जैसा झगड़ा था, तो शासक जातियों जैसा झगड़ा था, वो आपको पसंद नहीं कर रहे थे। उन्होंने आपके ऊपर जो है युद्ध हार गए तो आपके ऊपर अत्याचार कर दिया, आपने भी कभी उनको पसंद नहीं किया। ये तो पिछले 40, 50, 60 साल से ऐसा हो रहा है कि हम में से कुछ पढ़े लिखे लोग उनको अपने घरों के बुलाने लगे हैं। अदरवाइज पिछले 2,500-3 हजार साल के इतिहास में कभी वो आपके यहाँ पे संस्कारों में नहीं बुलाए गए। उन्होंने कहा कि ना आप वहां जाते थे, उनके मंदिरों में नहीं जाते थे, उनसे कोई संस्कार नहीं कराते थे, उनको अपने घरों में नहीं बुलाते थे। यही आपकी असली वैचारिक ताकत थी। अब इसकी कोरी गप रही है ये। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा नहीं लिखा मुझे नहीं पता, वो कितने इतिहासकार थे वो हमें मालूम ही है कि गले में हांडी झाड़ू वाला किस्सा उन्होंने फैला लिया, ये भीमा कोरेगांव वाला झूठ फैला लिया, तो इतिहास के विषय में उनकी कितनी नॉलेज थी वो आप समझ ही रहे हैं। और ये भी पता नहीं कि अंबेडकर ने ये लिखा था कि नहीं लिखा था, अपने मन से बोल रहा, ये इसकी अलग कहानी हो सकती है। लेकिन इस कहानी पर भी आप गौर कर लीजिए, एक ऐसा समाज बता रहा है कि नहीं साहब वो भी आपकी गली में नहीं आते थे, आप उनकी गली में नहीं जाते थे। अब इस बेवकूफ से पूछो, ये जो सो कॉल्ड हाई कास्ट के लोग हैं, ये मटके किससे लाते थे, ये किससे बर्तन खरीदते थे? आप कहते हो कि हमें अपने घरों में काम कराते थे, वो काम कराते थे अपने खेतों में, तो ये किसके खेत में जाते थे? इस देश की संस्कृति मिली जुली रही है, लोग एक गांव में आसपास रहे हैं, साथ साथ भी रहे हैं और एक दूसरे का काम करते रहे हैं। हिंदू विवाह को देख लीजिए, हर जात बिरादरी का आदमी उस पर कोई ना कोई काम होता है, नाई का काम होता है, पंडित का काम होता है, अन्य जात बिरादरियों का भी काम होता रहा है। आप गांव में पता कर लीजिए, तो सारी जात बिरादरियां मिलजुल कर रही हैं। लेकिन इसकी एक अलग दुनिया है। इसका कहना नहीं हमारे गलियां अलग, तुम्हारी गलियां अलग, तुम्हारे लोग हमारे पास नहीं आते थे, हम लोग तुम्हारे पास नहीं जाते थे। फिर कौन किससे नौकरी करा लेता था? जब तुम जाते नहीं थे उनकी गली में, तो वो किससे कराते थे? और ऑक्यूपेशन से जातियां बनी ना, कोई धोबी है, कोई कुम्हार है, कोई लोहार है, तो इनकी चीजों को नहीं खरीदते थे सो कॉल्ड हाई कास्ट के लोग जाके। ये लोग आपस में ही अपने मटके बेच लेते थे और सो कॉल्ड हाई कास्ट के लोग अपने मटके खुद अलग बनाते थे। क्या ये एकदम ऐसे दिखाना चाहता है कि तो अलग अलग संस्कृतियां बसी हुई हैं, उनके इलाके अलग, उनके इलाके अलग, उनकी उससे लड़ाई, उनकी उससे लड़ाई है। कोई इतिहास नहीं रहा है। 60 सालों में ही अभी लोग अपने घर पे बुलाने लगे हैं। बेवकूफ है। इतिहास में कितने एग्जाम्पल हैं और बड़े बड़े एग्जाम्पल भी हैं। आप राणा प्रताप की कहानी को पढ़ लीजिए, भीलों के साथ रहे, भीलों से कितने अच्छे संबंध रहे। राजा राम के साथ निषाद राज की कहानी सुन लीजिए। एकलव्य के पिता राजा जरासंध के यहाँ सेनापति थे। अनेकों उदाहरण हैं आपके। लोगों का आना जाना रहा है, मेल जोल रहा है, मैत्री भाव रहा है, सब कुछ रहा है। और ये आदमी इतना बेवकूफ रहा है या मक्कार रहा है कि इसे ये पता नहीं है, या पता है तो भी लोगों को बेवकूफ बना रहा है। और ऐसे लोग प्रोफेसर बन गए। ये सीधे सीधे ये समझा रहा है कि नहीं आप तो दो अलग अलग नस्ल जैसे हो और आपको आपस में लड़ाई लड़नी चाहिए, और आप इन सो कॉल्ड हाई कास्ट वालों से ज्यादा अपना टच मत रखो, आप अलग रहो। जो सो कॉल्ड हाई कास्ट के स्टूडेंट होते होंगे उनके साथ ये क्या व्यवहार करता होगा आप सोच लीजिए। और जो बेचारे सो कॉल्ड एससी जाति के स्टूडेंट होंगे उनके दिमाग में ये कितना जहर भर रहा होगा वो सोच लीजिए। और उसके बावजूद भी जो बेचारा एससी जाति का व्यक्ति खुद को हिंदू बना के आता होगा, टीका लगा के आता होगा, अपनी पहचान को बदलता नहीं होगा इनकी तरह, तो ये उससे कितना चिढ़ते होंगे। इस बात को भी आप समझिए। आगे देखिए इसकी और मक्कारी को और थोड़ा सा देखते हैं। हमें अपने हौसले पे यकीन ही नहीं है। अरे उसके अंदर क्या ताकत है, उसके अंदर क्या ताकत है, वो तो अपने तथाकथित ग्रंथों में लिख के गया है कि जिस दिन मैं उसके सामने खड़ा हो जाता हूं उसकी आधी ताकत मेरे अंदर आ जाती है। उसने लिखा है ये, जिस दिन मैं अपने आप को उसके सामने बोल देता हूं कि हाँ मैं ये हूं, कांपने लगता है वो कांपने लगता है। अब इसने पता नहीं कौन से ग्रंथ में पढ़ लिया, वो भी शायद डॉक्टर अंबेडकर लिख गए होंगे इसके लिए। कोई रेफरेंस नहीं देगा, कोई लॉजिकल बात नहीं करेगा, केवल बकवास करेगा। अब ऐसी बेवकूफी भरी बातों का क्या इसका आंसर कोई करेगा? आप बताइए। ये अपने मन से कुछ भी उठा के बोल दे। आगे देखिए और बड़ी इनकी बेवकूफियां देखिए, इनके इतिहास का मूर्खतापूर्ण ज्ञान देखिए। हम में से कई साथी मंच से इस बात को कहने लगते हैं कि अरे 3000 साल से हमें पढ़ने नहीं दिया। कोई तो कभी कभी कहने लगता 5000 साल।
मैं उन साथियों से ये सवाल करता हूं कि अगर 3000 साल से पढ़ने नहीं दिया गया तो फिर ये जो नालंदा विश्वविद्यालय आपने बनाया था, जो 13वीं शताब्दी तक चल रहा था, क्या उसको आपने अपने दुश्मनों के लिए बनाया था? अरे वो आपने बनाया था भाई, उसमें आप पढ़ रहे थे, पूरी दुनिया के लोग पढ़ रहे थे, सब लोग पढ़ रहे थे। अगर 13वीं शताब्दी तक आप सिर्फ नालंदा ही नहीं, आप विक्रमशिला भी आपने बनाया, आप उदंतपुरी भी आपने बुलाया, आपने पुष्पागिरी भी बनाया, आपने जगदल्ला भी बनाया, आपने वल्लभी भी बनाया, आपने तक्षशिला भी बनाया उससे पहले। अगर इस तरह के विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय 13वीं 14वीं शताब्दी तक भारत में थे और सारे बुद्धिस्टों ने बनाए थे, तो सीधी सी बात है कि जो लोग ये आपने तक्षशिला भी बनाया उससे पहले। अगर इस तरह के विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय 13वीं 14वीं शताब्दी तक भारत में थे और सारे बुद्धिस्टों ने बनाए थे, तो सीधी सी बात है कि जो लोग ये आपके ऊपर, आपके दिलो दिमाग को कैप्चर करना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि आपकी गुलामी तो हजारों साल पुरानी है। नहीं, हमारी गुलामी हजारों साल पुरानी नहीं है, हमारा इतिहास गुलामी का इतिहास नहीं है। हमारे इतिहास को तो पिछले कुछ साल से रोकने का प्रयास किया गया, तोड़ने का प्रयास किया गया। मैं समझता हूं कि बीच का 300, 400, 500 साल का समय है। ये कह रहा है कि सारी यूनिवर्सिटी तो हम लोगों की थी, और ये लोग कौन है? बुद्धिस्ट हैं। एक तो इनका ये अलग लॉजिक आ गया है नया, कि सब जो भी SC है, ST और जो भी OBC हैं वो सब क्या है? बुद्धिस्ट हैं। मतलब नए बाप ये बताएंगे कि आपके बाप दादा किसको मानते थे। इन पे कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है जो ये सिद्ध कर दे कि यहाँ पर लोग अधिकतर बुद्धिस्ट थे। बुद्धिज्म एक छोटा सेक्ट रहा है, कुछ लोग थे, और अधिकतर राजा लोगों को फंसाने का काम ज्यादा रहा है। महात्मा बुद्ध की निंदा नहीं कर रहा हूँ, उनके विचार अपने समय में बहुत अच्छे रहे होंगे, लेकिन बाद में जिन लोगों ने बुद्धिज्म को आगे बढ़ाया है उसमें ढोंग है, पाखंड है और राजाओं को फंसाने की चालें हैं, और आम जनमानस का वो धर्म कभी नहीं रहा है। तो ये लोगों ने एक अलग लॉजिक दे दिया है कि जो सो कॉल्ड OBC या SC ST कास्ट है वो सब बुद्धिस्ट हैं। बल्कि असलियत ये है, हिंदू ही रहे हैं लोग अधिकतर, लेकिन इन्हें बताना है कि नहीं सब हम बुद्धिस्ट थे। पहली चीज, अब जितनी इन्होंने यूनिवर्सिटीज गिरा दी सबको इन्होंने बुद्धिस्ट बना दिया। अब किसी भी अच्छे इतिहासकार से आप पूछ लीजिएगा, इनकी औकात आपको पता चल जाएगी कि इनका कितना अच्छा ज्ञान है। दूसरा, चलो इनका मान लिया कि सब बुद्धिस्ट थे और 13वीं शताब्दी तक था, तो इनकी सारी यूनिवर्सिटी को खत्म किसने करा? बामियान में बुद्ध की प्रतिमा किसने उड़ाई? तिब्बत के अंदर बौद्धों की ऐसी तैसी किसने करी? और उनके सबसे बड़े धर्मगुरु दलाई लामा को वहां से भागने पर मजबूर होना पड़ा और भारत में शरण लेनी पड़ी। ये देश भारत तो हिंदू आबादी का था, बहुसंख्यक का, उन्होंने उन्हें शरण दी। भगाया किसने? कम्युनिस्टों ने। बामियान वगैरह में महात्मा बुद्ध की जो बड़ी बड़ी मूर्तियां थी किसने उड़ा दी? मुस्लिम कट्टरपंथियों ने। नालंदा विश्वविद्यालय किसने जला दिया? मुस्लिम कट्टरपंथियों ने। उसमें भी ये लोग अपनी फर्जी कहानी बना के उसमें भी ब्राह्मणों को दोष दे देते हैं, लेकिन इनके मुंह से एक बार मुस्लिम आक्रांतों के खिलाफ कुछ नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि पलते तो उन्हीं के पैसे पे हैं। आकाओं को कैसे गाली देंगे? दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि नहीं, ये 300-400 साल का जो इतिहास है ना, इसी में सारा खेल कर दिया इन लोगों ने, इसी में हम एकदम से दलित बना दिए गए। 13वीं 14वीं शताब्दी तक तुम कह रहे हो कि हम तो ठीक ठाक थे, हमारे विश्वविद्यालय थे, सारी पावर हम पे थी, तो भाई उस समय तक तो यहाँ पर मुस्लिम आक्रांत आने लगे। उन्होंने इस देश में सबकी ऐसी तैसी कर दी, मंदिर तोड़ दिए, निरे अत्याचार करे, लाखों करोड़ों लोग मार दिए, लेकिन इसके मुंह से उनके लिए कुछ नहीं निकला। इसका कहना है कि नहीं, जिस समय मुस्लिम आक्रांत आए वो कुछ नहीं कर रहे थे, अचानक से यहाँ के जो ब्राह्मण थे वो उदम करने लगे और उन्होंने अपने मंदिर बना लिए 5-10 सालों में सारे, और फिर आके मुसलमानों ने उन्हें तोड़ने भी शुरू कर दिया। कोई सेंस नहीं है, कोई तर्कपूर्ण बात नहीं है, कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, केवल बकवास है और केवल बकवास है। आप क्या करोगे उसका? और हाँ, एक और मक्कारी देखिए इसकी, कह रहा है ये यूनिवर्सिटीज क्या आपने अपने दुश्मनों के लिए बनाई थी। दुश्मन किसे बता रहा है? ब्राह्मणों को। सारे लोग पढ़ते थे, सभी जाति के लोग पढ़ते थे, और अंग्रेजों के आने तक पढ़ते रहे लोग गुरुकुलों में, सभी जाति के, और इसके रिकॉर्ड हैं, अंग्रेजी रिकॉर्ड हैं, उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई है, उसको भी आप देख सकते हैं। और आगे जाके ये आदमी इतने पर नहीं रुकता, फिर ये आज की सरकारों को, आज के लोगों को कोसता है, लेकिन उसमें भी जाति देख के। ये कभी इस देश को भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ने देंगे, क्योंकि ये उससे पहले जाति देखना शुरू करें। साथियों, हम सब जो यहां तक पहुंचे हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारी शिक्षा का। 1950 के बाद से जब भारत में संविधान लागू हो गया तो इस शिक्षा ने ही करामात किया। उसके बाद जो जातिवादी लोग हैं उनके मन में जो उनका तथाकथित वर्चस्व था उसको लेके शंका उत्पन्न होने लगी, उसको लेकर डर उत्पन्न होने लगा, और इसलिए उन्होंने सोच लिया, उन्होंने, क्योंकि शातिर तो वो है, धूर्त तो वो है, समझता तो है सिचुएशन को, तो उसको समझ में आ गया कि भाई ये जो बुनियादी ताकत इनको मिल रही है वो शिक्षा से मिल रही है।
इसलिए इन दोनों चीजों पे उन्होंने कुठाराघात करना शुरू किया। आप जानते हैं कि प्राइमरी शिक्षा पूरी तरीके से देश के अंदर ध्वस्त हो गई है, पूरी तरीके से शिक्षा ध्वस्त हो गई। अब उनका प्रयास हायर एजुकेशन को ध्वस्त करने का है। देश के अंदर 2010 के आसपास लगभग 6 लाख स्कूल थे, प्राइमरी स्कूल थे। पिछले 10-12 साल के अंदर 1.25 लाख स्कूलों को इन सरकारों ने बंद कर दिया है। शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन करना है। ये स्कूल बंद किए गए हैं ये कह के कि यहाँ पे बच्चे नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे टीचर नहीं है, यहाँ पे सुविधाएं नहीं है, और इन स्कूलों को मर्ज कर दिया गया है 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर, जिससे कि बच्चे जा ही ना सके। ये व्यवस्था वो चलाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी तरीके से अब हायर एजुकेशन पे उनका ध्यान है। शिक्षा को पूरी तरीके से ध्वस्त करने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। तो ये जो 1000 विश्वविद्यालय हैं, इन 1000 में से लगभग 600 विश्वविद्यालय प्राइवेट हैं जो कि पिछले 30 साल के अंदर खुले हैं। सो इस तरीके से वो शिक्षा को आपसे दूर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। वो अपना धर्म निभा रहे हैं, वो वही कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। वो लंबे समय से यही करते आ रहे हैं। कांग्रेस के समय पे भी यही हो रहा था और आज ज्यादा हो रहा है। आज ये कुछ विभत्स तरीके से कर रहे हैं। तो इसकी ये बात ठीक है कि प्राइवेटाइजेशन जो हुआ है शिक्षा का, वो खराब बात है, और सरकारी व्यवस्था को, सरकारी शिक्षा को इतना अच्छा होना चाहिए था कि हर बच्चे को फ्री में अच्छी शिक्षा मिल पाती, जो नहीं मिल पा रही है। खर्चा पूरा कर रही है सरकार, दिखा रही है, और लूटमार खुद ही बचवा रही है। लेकिन जो ये सरकार है, ये कोई एक जाति विशेष नहीं है। ये चुनाव जीत जीत के सभी जातियों के लोग उस सरकार में शामिल होते हैं और सब लूटमार में लग जाते हैं। शिक्षा राज्य सरकार का भी विषय है। यूपी में हमने हर जाति वर्ग की सरकारें देखी हैं और शिक्षा की स्थिति भी देखी है। सबने प्राइवेटाइजेशन को खूब पोषण दिया है और सरकारी शिक्षा का अच्छा खासा नाश करा है। सपा के टाइम पर क्या हुआ शिक्षा का? वो लोग तो जो उनकी लीडरशिप है वो तो ओबीसी समाज से आती है। मायावती के टाइम पर क्या हुआ? वो तो इनके एससी समाज से आती हैं। भ्रष्टाचार नहीं हुआ क्या? शिक्षा का नाश नहीं हुआ क्या? सभी लोगों ने किया है, आज भी हो ही रहा है। उसके उत्थान के लिए कोई विशेष काम नहीं हो रहा। तो हर सरकारों ने करा है, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, एसपी की हो, बसपा की हो, अन्य स्टेटों में आप देख लीजिए, सब में आते रहे और उनकी मूल लीडरशिप हर जाति की रही है। लेकिन इसे कौन दिख रहा है दुश्मन? केवल जो ब्राह्मण है वही ऐसा कर रहे हैं, जैसे कि उन्हीं को केवल फायदा है। जो प्राइवेट स्कूल हैं वो केवल ब्राह्मणों के हैं क्या? उसमें ओबीसी समाज के और एससी समाज के लोगों के स्कूल नहीं है क्या? उन्होंने करोड़ों रुपया नहीं कमाया है? और जो शिक्षा से वंचित हुए हैं वो क्या केवल एससी समाज के लोग हैं क्या? ये आदमी इस देश की हकीकत नहीं जानता? प्राइमरी स्कूलों में अभी जाके देख लीजिए, क्या वहां पर सो कॉल्ड जो हाई कास्ट हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, बनिए हैं, इनके बच्चे नहीं पढ़ते क्या? इनके लोग गरीब नहीं हैं क्या? उनसे शिक्षा नहीं छिन गई है? लेकिन नहीं, इसे वंचितों की चिंता नहीं है, इसे इस देश की चिंता भी नहीं है। इसे केवल एक चिंता है कि मेरा एजेंडा कैसे बढ़े। इसे लोगों के दिमाग में एक बात फीड करनी है कि नहीं, सारी मक्कारी ब्राह्मण करेगा, सो कॉल्ड हाई कास्ट वाला करेगा, और जिस पे करेगा सारा जो दंड भोगेगा वो सो कॉल्ड एससी कास्ट का भोगेगा। हाँ, एंड में ये आदमी एक बात सच्ची बोलता है। हो सकता है कि उनको अच्छी ना लगे ये बात, लेकिन आज अगर वो बाबा साहब का नाम नहीं लेंगे तो उनका कोई भविष्य नहीं होगा। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि बाबा साहब उनके गले की हड्डी बनेंगे। बाबा साहब का जो विचार है, 22 प्रतिज्ञाएं जो है, वो गले की हड्डी बन जाएगा, ना उसको निगलते बनेगा ना उसको उगलते बनेगा। तो ये बात तो सच है। ये जो पार्टियां ज्यादा डॉक्टर साहब बाबा साहब चिल्ला रहे हैं, वो वाकई में इस देश के हिंदुओं का नाश करके छोड़ेंगे। डॉक्टर अंबेडकर की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं उन्हें जरा हिंदू पढ़ लें। लेकिन कई बेचारे हिंदू अपनी बेवकूफ़ी में वो भी बाबा साहब को अपना पिताजी बनाए हुए हैं। और हिंदुओं की विडंबना ये है कि उन्होंने चुन के जिन लोगों को भेजा, इस देश के हिंदुओं पर जो अनाचार होता रहा है, उसकी जो रेड मरी है, उसके लिए कुछ करेंगे। लेकिन नहीं, उन लोगों ने भी पूरा पोषण दिया अम्बेडकरवाद को। हर जगह डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर लगवाएंगे, मालाएं पहनाएंगे, तो साथ में 22 प्रतिज्ञाएं भी छपवा दीजिए। वोट आपको हिंदू देगा, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए देगा। आप प्रचार करेंगे उन लोगों का जो संस्कृति के नाश के लिए घूम रहे थे, जिन्होंने आपके अपने धर्म को मानवता के लिए खतरा बताकर उसे त्यागा है। आपको ऐसे लोगों का काउंटर करना चाहिए था, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके भ्रमजाल में ना फंस जाए। तो बजाय इसके कि जो बेचारे एससी समाज के बच्चे हैं उनके ऊपर डॉक्टर अंबेडकर ना थोप दिए जाएं, उनके ऊपर अंबेडकरवाद ना थोप दिया जाए, उनको बचाने की बजाय आपने उन्हें अपने झांसे में फंसाने वाले जो ये षड्यंत्रकारी लोग हैं उन्हीं को ताकत देना शुरू कर दिया है। और आप देख लेना, इसने ये बात सही कही है, ये ना निगलते बनेंगे ना उगलते बनेंगे। जो आपको हानिकारक कहता हो, जो आपके देवी देवताओं का अपमान करता हो, उसको आप अपना महापुरुष नहीं मान सकते, ये स्पष्ट है। लेकिन इनको क्या है, वोट बैंक चाहिए कि अरे नहीं साहब, ये एससी समाज का एक वर्ग है वो नाराज हो जाएगा। अगर वो वर्ग समझदार होगा, या उस वर्ग में जो समझदार लोग हैं उनके आदर्श अगर उन्हें अपनी जात से ही चुनने हैं तो वो संत रविदास हो सकते हैं। अगर अपने वर्ग से चुनने हैं तो वो महात्मा वाल्मीकि हो सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि
अंबेडकर कभी भी हिंदू समाज के लिए आदर्श हो सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने थोपना शुरू कर दिया है, सो कॉल्ड हिंदूवादी लोगों ने ही, तो क्या किया जाए। और जब इन्हीं लोगों से 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में पूछ लो तो बगलें झांकने लगते हैं। तो वही कहानी है, ना निगलते बनते हैं ना उगलते बनते हैं। तो इस बात से मैं इनकी सहमत हूँ। बाकी इनकी जो सारी विचारधारा थी उसका केवल एक मोटिव था कि जातियां आपस में नफरत पालें, तो ये देश को बांटने की, दंगों की आग में झोंकने की तैयारी है। और ये तैयारी इसलिए है कि अभी भी आप दंगों को देख लीजिए, सिलसिला जो है उसमें अधिकतर कम पॉपुलेशन में होने के बावजूद भी जो मुस्लिम हैं उनमें जो उग्र विचारधारा के लोग हैं वही आगे निकल जाते हैं। हिंदुओं को ऐसी तैसी करे पड़े हैं, लेकिन हिंदू बच जाता है कई जगह पर क्योंकि वो एकजुट है। अभी जातियों में इतना बैरभाव नहीं है। अब ये उस जातीय बैरभाव को बढ़ाने का काम कर रहे हैं ताकि आगे से कभी दंगे हों तो कुछ जातियां अपने आप को हिंदू माने ही नहीं, एकदम चुपचाप बैठ जाए। तो जो बच्चे रह गए आधे अधूरे से हिंदू, उनकी ऐसी तैसी तो दूसरा वर्ग कर ही देगा। और फिर जब वो वर्ग खत्म हो गया एक, तो इनकी तो ऐसी तैसी फिर वो आराम से कर ही देंगे। पाकिस्तान का किस्सा देख लीजिए, वहां से एक कहाँ गायब हो गए उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। जोगिंद्रनाथ मंडल के संग क्या हुआ था उसकी चर्चा नहीं करेंगे। दुनिया भर में क्या हो रहा है उसकी चर्चा नहीं करेंगे। इन्हें बस अपनी एक अलग दुनिया है जहां पर इन्हें विलेन बनाना है ब्राह्मण को, सो कॉल्ड हाई कास्ट को, हिंदू धर्म को अंदर से खोखला करना है।